हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसके क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं एसएससी के लिए, एचएसएससी के लिए, यानी कि वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ये नेट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें पूरा देखें और कंप्लीट करें। हम क्वेश्चन फॉर्म में इनको करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि पहले से ही सीरीज चल रही है इसलिए इस वीडियो का तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन वैसे ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है किसमें बच्चों? ये स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर है। क्लियर है? तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो कहता है कि किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो जैसे ऑप्शन देखते हैं हम, हिम तेंदुआ। जो हिम तेंदुआ है वो तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इन क्षेत्रों में हिम तेंदुआ पाया जाता है। और इसका आंसर होगा बंगाल टाइगर। क्लियर है? एशियाई सींग यानी कि एशियाटिक लॉयन, जिसे हम बब्बर शेर भी कहते हैं, वो गुजरात के गिर नेशनल पार्क के अंदर है। वन हॉर्न राइनोस, एक सींग का गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। उसके लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्स राइनोस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया? बंगाल टाइगर। क्लियर? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाज स्टेब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड। तो भारत में जो 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था? ठीक है, तो उसके बारे में बताना है, तो आंसर देने की कोशिश करें। कौन है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। 1954 के अंदर 54-55 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम रखा गया राम गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम रखा गया इसका? राम गंगा नेशनल पार्क। लेकिन बाद में इसका नाम फिर चेंज हुआ 1955 और 56 में। 1955 एंड 56 में नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रख दिया गया। कब रखा गया? 1955-56 के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आ जाए हमारा, पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कह सकते हैं। और उसका स्टार्टिंग में नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, यानी हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, भरतपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन?
पढ़े एक बार। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द न्यूट्रलाइजेशन पोल्यूशन फ्रॉम कंजर्वेटिव साइट ऑफ कॉल्ड। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषण को हटाने या निष्प्रभावित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा सी, बायो रेमिडिएशन कहा जाता है। बायो रेमिडिएशन हमारा आंसर है। लेकिन थोड़ा सा समझें, बायो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है एक जीव से दूसरे जीव में टॉक्सिन का चले जाना। फूड चेन के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में टॉक्सिन यानी विषैले पदार्थों का चला जाना। जैसे हम केमिकल को नदियों में डाल देते हैं, नदियाँ उसको कहाँ पर लेके पहुँचती हैं, समुद्र में। तो समुद्री जीवों के यानी समुद्र के अंदर केमिकल हुआ और उस वाटर को यूज़ करेगा कौन, उसको जलीय जीव यूज करेगा। उस जलीय जीव को जो खाएगा वो टॉक्सिन उसमें चला जाएगा, यानी जल से एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक जीवों में गया। लास्ट जो कंज्यूमर होगा, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसी पर होगा जो लास्ट कंजप्शन करता है। तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। बायो सेंसर क्या है, जैसे बी ऑप्शन है बायो सेंसर। ये यूज होता है जैसे वाटर की क्वालिटी के जानने के लिए, फूड क्वालिटी जानने के लिए, यानी कि ये बायो सेंसर केमिकल जो चीज़ें हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे अंदर एंजाइम का पता लगाना, हमारे यूरिन में कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, ब्लड में कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, कमी कितनी है, ये सभी जो टेस्ट होते हैं तो वो किससे होते हैं, वो बायो सेंसर के द्वारा होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब कहता है डी क्या कह रहा है, बायो कंसंट्रेशन, जैव सांद्रता। जैव सांद्रता यानी जलीय विषय विज्ञान है ये, मतलब जल के अंदर, पानी के अंदर कितने टॉक्सिन हैं, किस प्रकार से टॉक्सिन हैं, वो जलीय जीवों को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, उस तरह के अध्ययन को हम बायो कंसंट्रेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो बायो कंसंट्रेशन हुआ, इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिमूव करेंगे, पॉल्यूशन को हटाने के लिए काम किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ये हमारा बायो रेमिडिएशन यानी कि जैव उपचारीकरण होगा आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ें। द लार्ज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन द वर्ल्ड इज, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टन, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, और हेर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, स्वैग एंड गार्बेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन। तो कौन सा आंसर लग रहा है आपको, क्योंकि स्रोत तो सभी हैं। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों से धुआं निकलता है तो वो भी क्या है, वायु प्रदूषण ही करता है। और हेर्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार नाशक हम डालते हैं और कीटनाशक जो हम डालते हैं, उन सभी को से भी पॉल्यूशन होता है। स्वैग यानी कि कूड़ा करकट, जो हमारे कूड़ा निकलता है, गार्बेज, या हमारे सीवरों के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल चलता है या वेस्ट वाटर चलता है, वो भी इंडस्ट्रियल से, उद्योगों से भी क्या है, कचरा निकलता है। तो किसके बारे में सबसे इफ़ेक्टिव कौन है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल से भी कोई भी वेस्टेज निकलता है वो भी हमारे गार्बेज में आ जाता है।
बैग में आ जाता है। हेर्बिसाइड, जो भी चीज़ बची वो भी हम कहाँ डाल देते हैं, वो भी कचरे के अंदर डाल देते हैं, कूड़ा कचरा ही होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझे इसको। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेट बाय द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। तो किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, लाइकेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइकेन। तो लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पेपर, जो किसकी जांच करने के लिए काम आता है, ये एसिड और बेस की जांच करता है, अम्ल और अक्षारता की जांच के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 क्या कहता है, देखिए। एसिटिक रेन कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन तो ठीक है लेकिन फास्फोरस नहीं होता उसमें। बी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन ठीक है लेकिन सल्फर गलत है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो ठीक है लेकिन कार्बन गलत है। तो डी क्या है, ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड मीथेन। लेकिन हमारा आंसर क्या बनेगा, बी होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अम्लीय वर्षा एसिटिक रेन 2 टाइप की होती है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और किसके, सल्फर के ऑक्साइड से बनती है। तो इस तरह से अम्लीय वर्षा होती है। एसिटिक रेन का कारण कौन है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा होती है, उद्योगों के कारण, कारखानों की वजह से होती है, जहाँ पर कोयले से दहन क्रियाएं होती हैं, जहाँ पर कोयले से दहन क्रियाएं होती हैं जैसे थर्मल प्लांट, तो वहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड इकट्ठे हो जाते हैं और नाइट्रिक अम्लीय वर्षा होती है। तो नाइट्रिक अम्ल से पानी में घुलकर आता है, जिससे हम कहेंगे एसिटिक रेन। जहाँ पर डीजल से दहन क्रियाएं ज़्यादा होती हैं जैसे रिफाइनरी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठे होंगे और पानी के साथ वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से कह सकते हैं 2 प्रकार की एसिटिक रेन होती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2 प्रकार की वर्षा होती है एसिटिक रेन। और किसकी वजह से, कल ने स्टूडेंट्स हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जहाँ पर रिफाइनरी है वहाँ पर कौन सी वर्षा होगी। तो रिफाइनरी जहाँ है वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और जहाँ पर थर्मल प्लांट हैं तो वहाँ पर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड रेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो संगमरमर जैसी बनी हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचा देती है। जैसे ताजमहल का पीला पड़ जाना किसकी वजह से है, सल्फ्यूरिक रेन। सल्फ्यूरिक रेन कहाँ से आई, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी लगी, उसके बाद आगरा का ताजमहल क्या हो गया, येलो पड़ना स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन कई बार आता है सल्फर या संगमरमर या संगमरमर से बनी हुई चीज़ों को नुकसान कौन करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड करता है, सल्फ्यूरिक रेन करती है। ठीक हुआ, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करता है।
तो कौन करेगा ये बताना हमें, कंट्रोल कौन करेगा, जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव साबित होगा वो कौन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक बार आंसर दें। वाटर यानी कि जल खुंबी। ये मूलतः कहाँ पाया जाता है, अमेजन नदी के आसपास मिलता है, अमेजन नदी के पानी में ज़्यादा मिलता है। ये क्या करता है, ये पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देता है और जिससे जल के अंदर जीवों का उत्पन्न हो पाना मुश्किल हो जाता है और उनका सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे क्या होते हैं, जो प्रदूषण को भी नियंत्रित कैसे कर सकता है, क्योंकि ये अगर हमने पोल्यूट इंडस्ट्रियल जो से निकलने हुआ पानी अगर आएगा तो उसमें बैक्टीरिया और चीज़ें पनप नहीं पाएंगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी कर देगा वहाँ पर और ऊपर से पूर्ण रूप से कवर कर लेगा, क्योंकि ये पानी में तैरता है। भारत में सबसे पहले इस पर रंग बिरंगे फूल भी आते हैं, कई कलरफुल फ्लावर होते हैं, इसलिए इसको उन फ्लावर के चक्कर में भारत लाया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि जलकुंभी भारत में सबसे पहले किस राज्य में आई, तो पश्चिम बंगाल में। आजकल पश्चिम बंगाल का टेररिस्ट कहा जाता है, तो कई बार क्वेश्चन आता है टेरर ऑफ बंगाल किस वनस्पति या किस खरपतवार को कहा गया है, क्योंकि नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर इस ज़्यादातर नदियों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर पानी रुका हुआ है जलकुंभी उत्पन्न हो जाती है और इससे बच पाना आसान नहीं है और ये जलीय जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। लेकिन हमारे प्रदूषण को भी नियंत्रित करती है जहाँ पर हमें जीवों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ जीव पानी को खराब कर देते हैं, तो उनको ये ठीक करने के काम भी आती है। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ें एक बार। द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूशन कॉज इन हेल्थ हैजार्ड इन, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? तो सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? हो सकता है कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, हम यहाँ पर भरेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसने कहा स्वास्थ्य के लिए गंभीर है, यानी स्वास्थ्य खराब कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो दम घोट देती है, इससे तो डेथ ही हो जाती है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमारे सांस के द्वारा अंदर जाएगी तो ये लंग्स कैंसर या ब्लड कैंसर के लिए जिम्मेवार हो जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए मोस्ट सीरियस पॉल्यूशन कौन सा है हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वायु प्रदूषण नहीं है? ध्यान से पढ़ें, वायु प्रदूषण नहीं है की बात कर रहा है, तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य वायु प्रदूषण नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे वायु प्रदूषण सारे ही हैं, लेकिन क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसको प्लांट बैलेंस कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन दे देते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा गया है, न कि पॉल्यूशन गैस कहा गया है। ठीक है, बाकी सभी पॉल्यूशन है, ये भी एक पॉल्यूशन ही माना जाता है, लेकिन सामान्यतः इसको हम पॉल्यूशन नहीं मानते, पॉल्यूट गैस नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। अवशिष्ट स्लेज जल के बारे में पूछा गया है। जो ये स्लेज है, पहले एक बार ध्यान से समझें इसको।
जो ये शब्द का यूज किया गया है यहाँ, और एक होता है स्वेज, स्वेग है, तो स्वेग है यानी कि ये दोनों ही होते हैं, इनके बारे में भी हम बार बार पढ़ते हैं। तो ये दो प्रकार की मेन चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो वेस्ट वाटर है हमारा वो 3 प्रकार से माना जाता है। कौन सा? ग्रे वाटर, येलो वाटर और ब्लैक वाटर। कौन कौन सा? ग्रे और ब्लैक वाटर। ठीक है, जो ब्लैक वाटर है और येलो वाटर है वो दोनों ही किसके अंदर आते हैं? वो दोनों आएंगे हमारे स्वैग। ठीक है, स्वैग क्या होता है? जिसमें शामिल हो ह्यूमन वेस्टेज, यानी कि जो हमारे टॉयलेट से निकलने वाला वेस्टेज भी शामिल हो, वो स्वैग है। अगर उसमें ये वेस्टेज शामिल नहीं है तो उसको सुलज या स्लेज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? स्लेज। ये ग्रे कलर का होता है, तो स्लेज का दूसरा नाम क्या है? कई बार आ जाता है ग्रे वाटर। क्या कहेंगे इसको? ग्रे वाटर। क्या कहेंगे? ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर कहेंगे या स्लेज, ये अमेरिकी वर्ड है स्लेज, इसलिए इसको कई बार पूछा जाता है, समझाया जाता है। अब ऑप्शन को समझते हैं ये क्या कह रहे। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम द टॉयलेट, तो टॉयलेट वाला तो इसमें शामिल ही नहीं होगा, शामिल किस में होगा? वो स्वैग में होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, तो किचन से निकला हुआ ये हमारा आंसर है। किचन से निकले हुए वेस्ट को हम किस में ले जाते हैं? वो उसको हम स्लेज कहते हैं। इंडस्ट्री से, यानी कि जिसके अंदर केमिकल ज़्यादा हों, तो केमिकल ज़्यादा होंगे, यूरिनल हो जाएगा तो वो सारे स्वैग में आएंगे, नहीं तो क्या कहलाएगा? मान लो कहीं पर सब्जियां धोई जाती हैं, सब्जियों के वेस्ट मटेरियल हैं, तो इस तरह से हाउस होल्ड जो होते हैं वो स्लेज के अंदर जाते हैं। लेकिन जो अगर उसमें ह्यूमन वेस्ट भी शामिल कर लिया जाए तो वो स्वैग के अंदर चले जाएंगे, यूरिन भी शामिल हो जाएगा तो वो किस में शामिल हो जाएंगे? वो स्वैग के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 नाम आए, एक बार फिर देख लेते हैं, स्लेज एंड स्वैग। दोनों की हिंदी अवशिष्ट है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन वेस्टेज भी है, इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्टेज तो स्वैग कहलाएगा, अगर ह्यूमन वेस्टेज नहीं है तो स्लेज कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए किचन से निकलने वाले वेस्टेज को ही हम यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? विद द फॉलोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो हम जैसे पहले समझते हैं चारों ऑप्शनों को। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? विड्रो कंपोसाइट। कंपोसाइट क्या होता है? एक किस्म से खाद बनाने की प्रक्रिया होती है, तो उसको हम कंपोसाइट कहते हैं। ये ज़्यादातर कनाडा और इनमें यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के लिए। बड़ी बड़ी लाइनें रो बना दी जाती है। ये विंड्रो का मतलब ये होता है लाइन, बिग लाइन, और उसमें खाद को रख दिया जाता है उसकी गर्मी रिलीज करने के लिए, और उसको खाद बनाने तक इधर से उधर उसकी लाइनें चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो खाद बनाने की प्रक्रिया हुआ। बैग हाउस फिल्टर, ये क्या होता है? ये होता है वायु प्रदूषण नियंत्रण का प्रोसेस है एक किस्म से।
एयर फिल्टर करने की प्रोसेस है। फिर आता है एक वेंचुरी स्क्रब, ये भी वायु प्रदूषण के लिए ही यूज किया जाता है। ये स्क्रब किया जाता है यानी कि यहाँ पर कुछ नमी वाली चीज़ें डाल दी जाती है जिससे एयर के अंदर हैवी कण उसके साथ चिपक जाते हैं और एयर फिल्टर हो जाती है। तो हमारा बचा कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस। एयर के किसके लिए प्रसिद्ध हुआ ये हमारा वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन का। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है थोड़ा सा समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक वाटर डाला गया है, यहाँ कोई फिल्टर लगा दिया गया है। अब जो सॉफ्ट वाटर होता है या क्लीन वाटर होता है वो उसके कण क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और यहाँ जो जिसमें ज़्यादा हैवी कण मिले हुए होते हैं, जिनके जैसे नमक मिल गया और कोई चीज़ उसके भारी कण होंगे, तो वाटर क्या करेगा, आसानी से इधर ही जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इधर जाएगा क्योंकि सॉफ्ट वाटर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसको रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कहा गया है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी चीज़ से प्रेशर डाल देंगे, और प्रेशर डाल देंगे तो ये पानी क्या नहीं निकलेगा, हैवी कण इधर ही रह जाएंगे और इससे पानी फिल्टर हो जाता है, जैसे हमारा आरओ काम करता है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि जिधर से पानी जा सकता आसानी से, उसके रिवर्स, उसके उल्टा हम प्रेशराइज करके पानी को वापसी लेकर आए तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ें एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो सबसे कम किस में होगा, जिसके अंदर पूर्ण दहन क्रिया होगी, जो पूर्ण रूप से कोई भी अवशिष्ट या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वेस्ट मटेरियल ना बचाए, जिसमें धुआं ना हो। तो इस तरह से हम देखेंगे तो केरोसिन में क्या होता है, धुआं होता है। डीजल की गाड़ियां हैं तो धुआं देखा है हमने, धुआं होता है, तो ये भी हमारे आंसर नहीं हो सकते। कोयला में हमने देखा है कि धुआं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो पूर्ण दहन क्रिया किस में होती है, हाइड्रोजन में होती है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाएगा, हाइड्रोजन। सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत कौन है, हाइड्रोजन। तो इस तरह से प्रकृति में हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फसलों पर डीटीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे पहले तो हम देखें कि जो डीटीटी है वो यूज होती थी पहले मलेरिया के बचाव के लिए, मच्छरों को मारने के लिए। इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दोबारा बोल देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लियर है, इसकी फुल फॉर्म है, कई बार आ जाती है। छिड़काव किस प्रकार के प्रदूषण को करेगा, तो ये आजकल क्या होता है, जो हमारे खरपतवार हैं उन पे भी, यानी एग्रीकल्चर में इसका यूज होगा। तो एग्रीकल्चर में यूज होगा तो मृदा और जल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो सी आंसर हो जाता है कि डीटीटी के छिड़काव से किस प्रकार का पोल्यूशन होगा, सॉइल एंड वाटर को पोल्यूट करेगा। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। (76) के बारे में देखो। आर्सेनिक प्रॉब्लम इन द इंडिया प्रिमिटिव ड्यू टू। तो भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक अगर हमारे पीने के पानी में होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जो कि
हमारे शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न करने का काम करता है। और हमारे हाथ पैरों को भी अगर ऐसे पानी में रहेंगे जहाँ पर आर्सेनिक है तो हमारे हाथ पैरों को भी एक किस्म से बीमारियाँ लगा देता है, जिसमें मुश्किल हो जाती है। तो आर्सेनिक वैसे काफ़ी नीचे होता है और वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रवाहित क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन। तो भूमि जल को, ग्राउंड वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो इफ़ेक्टिव एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, तो उसमें ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बनता है, तो या कारण बनता है। तो आंसर कौन सा हुआ, सी, ये याद रखेंगे। और मोस्ट इफ़ेक्टिव स्टेट कौन से हमारे, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। किससे संबंधित है ये, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक से इफ़ेक्टिव सबसे ज़्यादा कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ये काफ़ी भयंकर रूप ले चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट एज पोल्यूशन ट्रीटमेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय। जल में प्रदूषण के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीशियम को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है हमें, क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण। इसमें क्या होता है, यह हैवी कणों को नीचे बिठाया जाता है, जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या उनके अंदर क्लोरिफिकेशन के जो ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन हल्के दिखाई नहीं देते, तो उनको अलग किया जा सकता है, उनको हैवी करके बिठाया जा सकता है। और इस तरह से बैक्टीरिया से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम आयरन और मैग्नीशियम को इससे नहीं निकाल सकते। बाकी तीनों प्रोसेस आयरन और मैग्नीशियम से को दूर करने के प्रोसेस बताए गए, तो आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया था नहीं हटाया जा सकता, तो हमारा आंसर कौन है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है। तो पहले भी आ चुका है ये। एयर पोल्यूशन इंडिकेट कौन करता है, लाइकेन। एयर पोल्यूशन इंडिकेट कौन करता है, लाइकेन। लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस एज द ग्रेटेस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी। एबिलिटी कौन सी किस में है ज़्यादा, ऊष्मारोधी क्षमता सबसे ज़्यादा किस में है, तो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी। यानी कि ग्रीन हाउस गैसें तो सारी हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, ऊष्मारोधी कौन सी है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 was the एयर पोल्यूशन इवेंट विद द अफेक्टेड। वर्ष 1952 में महाधुंध वायु प्रदूषण को की एक गंभीर घटना है जिसने खालिस्तान को प्रभावित किया। तो वो कौन सी है, तो वो कौन सा स्थान था, लंदन। ठीक है, लंदन न्यूयॉर्क में भी हुआ है लेकिन ये बाद में हुआ था, पहले कहाँ हुआ था, लंदन के अंदर ये समस्या आई थी। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और लाइक तो एक बनता ही है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नई नई जानकारियों की वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।